नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। चुनावी समर लगता है कि आ गया है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अपने सभी हथियार लेकर के मैदान में हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 24 घंटे चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक का चुनाव होता है, उस चुनाव में हार जाती है। भारतीय नहीं, उम्मीद जो थी उस उम्मीद से भी नीचे चली जाती है। यह है भाजपा। दूसरी तरफ कांग्रेस। आप कह सकते हो कि इस समय न तो उनके नेता दिखाई दे रहे हैं, न नेतृत्व है, और आपस में जो द्वंद्व है उसके बाद भी जीत मिल रही है। ये चर्चा का विषय बनता है कि कांग्रेस पार्टी किस आधार पे जीत हासिल कर रही है। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी, संघर्ष के दौर से निकली हुई पार्टी, लड़के निकली हुई पार्टी, और आज भी संघर्ष कर रही है। संघर्ष भी किससे? सबसे विश्व की ताकतवर पार्टी से, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से, और उस संघर्ष में लड़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है। तब देखना यह है कि 2024 का ये जो चुनावी बिगुल है, उस चुनावी बिगुल में कौन सा समीकरण सही होता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी है। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ युवा, कांग्रेस का आने वाला भविष्य, ये कह सकते हैं आप, मनोज, प्रदेश प्रवक्ता। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधे संजीव वर्मा जी के पास चलूंगा। संजीव वर्मा जी, आप लोग हमेशा बहस में कहते हैं या चुनावी जब भाषण होता है उसमें कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मूड में रहती है, और इस 24/7 वाली पार्टी जो कि चुनावी मूड में रहती है, तो चुनाव हार कैसे जा रही है? हारने का कारण कहीं आपका जो वैभव था, भारतीय जनता पार्टी का वैभव कम तो नहीं हो रहा है? आपके नेतृत्व की जो ताकत थी वह तो कहीं कम नहीं हो रही है? या जो सामने पार्टियां हैं जिस तरह से एक हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं वह एकता आपके समीकरण पे भारी पड़ रहा है? संजीव वर्मा जी। संजय जी, मैं आपकी बात का बारी बारी जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहले आपने बात करी कर्नाटक की जी। तो कर्नाटक में हमारा जो मत प्रतिशत 26% था, वो आज भी कांस्टेंट है, बरकरार है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। कुछ टेक्निकल कारण है इस प्रकार के हुए। जेडीएस हारा है तो जेडीएस हारा है। जेडीएस का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, और कांग्रेस टेक्निकली रूप से जो वोट जेडीएस का शिफ्ट हुआ उससे कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली और कांग्रेस की वहां पर सत्ता में वापसी हुई। दूसरी ओर यदि आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में साथ ही साथ 2 स्टेट में चुनाव हुए। एक में निकाय के चुनाव हुए, एक में विधानसभा के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में हमारे 17 के 17 नगर निगम के मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने। चाहे नगर पंचायत की बात हो, चाहे नगर पालिकाओं की बात हो, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर निकायों में एक प्रचंड जीत के साथ एक भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराने का काम किया। और जो इससे विगत में जो चुनाव हुए थे 2018 में, 2018 से हर लिहाज से, चाहे आप नगर पालिका के पार्षदों की गिनती करें, चाहे पंचायत के सभा, एक मिनट सर कम होता है सर, मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी सर मेरी रिक्वेस्ट है। चाहे आप पार्षदों की बात करें, चाहे सभासदों की बात करें, चाहे मेयर की बात करें, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें,
2/3 उसमें वृद्धि हुई है जीत में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक्सेप्ट किया, हमारे विकास कार्यों के ऊपर जनता ने मुहर लगाई, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार को वहां पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। वहीं उसी लाइन पर 2023 में अभी हमारे निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, और 2024 में जो लोकसभा के हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, तो आम व्यक्ति से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हम कार्य हैं, जो हमने विकास कार्य किए, उसको लेकर हम जन से जा रहे हैं। सर प्रश्न ये है जी, क्योंकि अभी हम लौटेंगे, अभी तुम तो इंट्रोडक्टरी मतलब बस में। प्रश्न ये है कि जिस काम के लिए 24 घंटे आदमी लगा रहता है और उसमें अगर उम्मीद से सफलता नहीं मिलती, तो अगर उस सफलता के पास पहुंचने में आपको रुकावट आ रही है, तो उस असफलता का कारण क्या है, मैं इस पे चर्चा कर रहा था आपसे। मैं लौटूंगा आपके पास। उमा जी, संघर्ष के बारे में हम लोग उस समय देखते थे, आप भी दिल्ली में अन्ना जी की टीम की जब लड़ाई चलती थी, आप दिल्ली में रहती थी, उस संघर्ष से आप आए। संघर्ष में आने के बाद आप सत्ता में आते हो, सत्ता में दिल्ली में आते हो, दोबारा आते हो, दोबारा आते हो, फिर पंजाब में आते हो, आप दूसरे प्रदेशों में भी जाते हो। इस संघर्ष के दौर में आज भी आप संघर्ष में हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल जाता है। लेकिन जब एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो कि ये न तो विकास की बात कर रहे हैं, न किसी विषय की बात कर रहे हैं, ये केवल लबाजी की बात कर रहे हैं, जब एकजुटता की बात आती है तो उसमें बिखराव जो नजर आता है, उसमें एकजुटता जो नजर नहीं आती, जो एक शब्द नजर नहीं आते, एक साथ लोगों का खड़ा होना नजर नहीं आता। तो क्या आपको लगता है इस दौर में जब 24 में आप चुनाव में जाएंगे तो इस मजबूती के साथ जाएंगे जो लोग सोच रहे हैं? उमा जी, देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और इस समय हमारे देश की राजनीति जिस रास्ते पर है, उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष जो है वो जनता के लिए, जनता के जो मुद्दे हैं उनको आगे उठाने के लिए आपस में एक एकता का परिचय। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कोई एक विशेष एक नेता निकलकर, अभी तक भी प्रबंधन जो चल रहा है उसमें कोई एक नेता अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है जिसके ऊपर सारा विपक्ष, जिसके ऊपर अपना मतलब कहे कि हाँ भाई हम इसको नेता मानते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आने वाले महीना 2 महीने के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम किसी न किसी को इस विपक्षी गठबंधन का नेता जरूर चुनकर सामने लेकर आएंगे। नेता की जरूरत है। उमा जी, आप तो बड़ी शॉर्ट, मतलब पॉलिटिशियंस के साथ साथ आप समाजसेवी भी हैं, दुनियादारी भी जानती हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी से इतर में बात करूं, राजनीति से इतर बात करूं, ये आम जर्नलिस्ट की तरह, क्योंकि आप जर्नलिज्म भी कभी कभी करती, मतलब मालूम है कि जर्नलिज्म भी करती हैं, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी नेता की क्या जरूरत है? अगर मैं भारतीय समाज की जो सोच है उसकी बात करूं, हम लोग, हमारा जो हिंदुस्तानी समाज है वो नायकत्व को मानता है, हम लोग नायकों को मानते हैं। आप चाहे उत्तर कश्मीर से देखिए, साउथ तक देखिए, हिंदुस्तानी की जो अवचेतन मन है हमारे लोगों का कि हम एक नायक को मानते हैं। तो वो नायक आज उनके मोदी जी के रूप में जनता के सामने है तो जनता उनको मान रही है, जब उनके सामने कोई दूसरा नायक खड़ा होगा तो जनता उसको मानेगी। और हमारे जो सोच है हिंदुस्तानी समाज की, हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। उस सोच को बहुत सही तरीके से बीजेपी ने इस समय पकड़ रखा है कि हमारे सामने सारी समस्याओं का एकमात्र हल मोदी जी। वो नायक मोदी जी के सामने लाने के लिए विपक्ष को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और जितने तमाम मतभेद है उनको दूर करना पड़ेगा और एक नायक को सामने करना। मनोज, आप युवा हो, युवा प्रदेश में हो, युवा सोच के साथ हो, कांग्रेस पार्टी, मतलब मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस समय नेताओं को अगर ढूंढा जाए तो जैसे 80 के 90 के दशक में नेता की भीड़ होती थी, चेहरे होते थे, हर फील्ड के एक्सपर्ट होते थे, उस नेताओं की कमी है। और उस कमी के बाद भी आपने जीत हासिल की है, और जीत का कारण केवल ये नहीं कहा जा सकता कि आपने किस आधार पे या वहां की परिस्थितियों के आधार पे किया होगा। जरूर आपका वोट बैंक आज भी जिंदा है, बरकरार है, जिसके आधार पे आप वोट परसेंटेज आपका मजबूत है और आप सत्ता में वापसी कर रहे हो। 4 प्रदेश आपके पास है, और अगर आगे आने वाले चुनाव में लोकसभा में आप मोदी जी जैसे शख्स के सामने जा रहे हैं और आप भी मानते हो बिना विपक्ष को एक हुए आप सत्ता के संघर्ष में सीढ़ी या शीर्ष पे
पहुंच नहीं सकते या शीर्ष से मोदी जी को हटा नहीं सकते, तो ऐसे में रणनीति क्या बनती है? देखिए सर, पहले मैं बात करूंगा जो हमारे इलेक्शन रिसेंटली कर्नाटक में हमें देखने को मिले, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें, सो जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, चाहे आप बजरंग बली का नाम ले लीजिए, जिस तरीके से बजरंग बली जी ने बीजेपी पे गला चला दिया, वो साफ साफ तौर पे ये कहलाता है कि जहां एक तरफ टोनी कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिल रहा था, उसके सामने लोगों की जो विकास के मुद्दे थे, जो महंगाई के मुद्दे थे, जो बेरोजगारी के मुद्दे थे, वो काफी ऊपर थे। थोड़े देर ही सही, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोल के दिखाई। देखिए सर, कहते हैं रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलके कुछ समुंदर भी आएगा। थककर मत बैठ जाना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम हौसलों को अभी तक हम लोगों ने रीजन है, बीजेपी वो सरकार है जिसने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमने बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत बना दिया है और यही एक रीजन है जो हमें आगे लेके जाएगा। हम कॉन्फिडेंस में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम कॉन्फिडेंस में हैं। और आज भी चाहे 2024 के इलेक्शन की बात कर ली जाए, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट, चाहे मेगा प्लान हो, चाहे लोगों से कनेक्ट होने की बात हो, हम उन मुद्दे को उठाएंगे और उठाते आए हैं। वो हाईलाइट करेंगे तो पिछले सरकार की प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी। चाहे आज आप देख लीजिए सर, आज 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं टीवी के ही एमपी की बात करूँ जिनका नाम है माला लाजपत, आपने लास्ट टाइम कब सुना था प्रश्न पूछते हुए या फिर चिंता जताते हुए, लोगों के बीच में आते हुए? इस तरीके से राजमहल में रहने वालों को वोट दे देते हैं और वोट जीत भी जाते हैं, उसके बाद महल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए आज 4 साढ़े 4 साल के बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट को याद आता है कि हम अपने संसद अपने सीट में भेजेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा चैलेंज की यहाँ पे जरूरत होगी, काफी सारा रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता, जो संसदीय क्षेत्र की जनता है, वो 5 साल से तलाश में थी अपने सांसदों के लिए। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का आंकड़ों का जिनमें है, चाहे आप परीक्षा में घोटाले के आंकड़ों की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं पे अपराध, अन्याय या जो भी उनके साथ किया जा रहा है, किसानों पे आप मुआवजे की बात कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स है और हमेशा सामने आए यही मुद्दे हैं। क्योंकि मुझे लगता है सर, एक समय था जब मुझे लग रहा था कि असली मुद्दे कहीं खोजे गए हैं, लेकिन एक बार फिर से वो वापसी हुई है। लोग समझ गए हैं। मैं 4-5 चीजों की बात करूँ, हिंदू, मुसलमान, बजरंगबली, राम, इनके अलावा इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक मिनट मनोज, मैं देखता हूँ फेसबुक पे, देखता हूँ कि आप हर विषय पे बड़ी बेबाकी से लिखते हो और जमीनी रूप से लिखते हो। एक प्रश्न तो सब जानते हैं, बिना कांग्रेस के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ रही है कि बिना विपक्ष को साथ लिए मोदी जी से नहीं जीता जा सकता? जो पिछले दिनों में आप कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस की भाषा सुनने में आ रही है, उसके नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने कहा कि हम कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, कहीं एक जीत से आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे? नहीं सर, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि सर, ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए ये अच्छा नहीं होता। कॉन्फिडेंस में हम लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें निराशा झेलने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरह का प्रचंड बहुमत हमें कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक के लोगों ने दिया, उन्हें कहीं ना कहीं हमें भरोसा है कि जन कल्याण के लिए, जन मुद्दों को हमने उठाया था, तभी लोगों ने हमें वोट दिया, हमें विश्वास जताया। और हम ये कहते हैं, हम ये कहा कि 5 मुद्दे में हम व्यवहार करें, पहली कैबिनेट की बैठक में उसको पास किया जाएगा, लोगों के लिए काम किया जाएगा। सर आप बताइए ना, आज की अगर नॉर्मल मुद्दे की मैं बात करूं, मुद्दा क्या है आज का? अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, मुद्दा क्या है? हमारी जो गृहिणी है वो कह रही है बीजेपी के फूल पे मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं करते, क्योंकि जो सिलेंडर 400 का मिलता है आज 1100 का मिलता है। ये असली मुद्दे हैं। जो कारवा 15 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था, जो पकौड़े पे आके रुक चुका है। तो मुझे लगता है दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन। जो मेन मुद्दों पे अगर बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि लोग अभी थोड़े अवेयर हो गए और ये जरूर देखने को मिलेगा। संजीव वर्मा जी, नफरत की दुकान अब नहीं चलने वाली है? संजय जी, पहले तो इनके जो बड़े नेता राहुल गांधी जी, अभी जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, उन्होंने कहा मैंने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं घूमा हूँ, ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं नफरत नहीं मिली। और आज ये कह रहे कि नफरत है, तो उस समय वो गलत थे या आज गलत है? वो गलत थे या आप गलत हैं? तो एक बात तो आपको क्लियर करनी चाहिए। और नफरत कहीं नहीं, नफरत दिलों में होती है, और अपने दिलों में आपके जो नफरत है उस पर निकालिए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ प्यार का वातावरण नहीं तो क्या निकाले? ये नफरत को निकाले कि नफरत लोगों के लिए निकाले? मतलब अपने दिल से नफरत निकाल दे कि नफरत आप कहना क्या चाहते हैं? आपके मनों में जो नफरत लोगों के भाव है उसको आप निकालिए, ऐसा कहा मैंने। और दूसरा देखिए, भारत
को आज 2004 से 2014 तक और उससे पहले भी यदि हम विगत इतिहास उठाकर देखते हैं तो एक पिछलग्गू और कमजोर मजबूर सरकार मिली और 2014 के बाद मजबूत सरकार मिली। तो 70 भूल गया, इंदिरा गांधी भूल गया सर, मैं बांग्लादेश की लड़ाई मतलब अरे पाकिस्तान की लड़ाई भूल गया। संजय जी, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं भूला हूँ कि आप क्यों कहते हो साहब 14 के पहले कुछ नहीं था, बार बार एक शब्द आप बोलते हो 14 के पहले कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मेरे को सब याद है। कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई कॉलेज नहीं थे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कोई IIT नहीं था। आप संजय जी एक मिनट, संजय जी मेरे को मेरी बात पूरी रंजन जी, आप बीच में टोक दे रहे हैं। आपने कहा कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, बिल्कुल थी। आपने कहा कोई हॉस्पिटल नहीं था, बिल्कुल थे। आपने कहा कोई एम्स नहीं था, बिल्कुल थे। लेकिन 70 सालों में जितने एम्स, जितनी यूनिवर्सिटी, जितने हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज 70 सालों में बने, उससे दोगुनी मात्रा में यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स और जो हमारा रेलों का उच्चीकरण हुआ, आज जो वंदे भारत हर एक महीने में किसी न किसी नए डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है, जो 9 सालों में एक बेमिसाल एक चमकता हुआ भारत हमको दिखाई दे रहा है, वो उसकी हम बात करें। मैं ये समीक्षा किया इन शब्दों का। एक मिनट संजीव जी, कभी जितनी बात आपने कही आपने समीक्षा की? बिल्कुल समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी आपने जुड़ाया ना? मैं समीक्षा के साथ आपको बोल रहा हूं। देखिए मैं आपको आपके साथ में बहस कर रहा हूँ। आपने कहा एयरपोर्ट बनाया, आपने कहा IIM बनाया। आपको पता है उत्तराखंड कहाँ पे है और उसकी क्लासेस कहाँ चल रही है? आपको पता है? कोई एयरपोर्ट आपने नहीं बनाया है जो वहाँ की कैसी बात आप सर, मैं सुन तो लो, आप मेरी बात कर रहे हैं सर, महाराज सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना, जितने फौज की एयरपोर्ट उसको आपने गेट लगा करके बन रहे हैं। अरे साहब संजीव भाई आप यहाँ सफर करते हो, मैं पूरा देश सफर कर, मैं बता रहा हूँ। आपने इलाहाबाद में कौन सा एयरपोर्ट बना दिया? जो एयरपोर्ट था वहां पे फौज का, जो उसको एक तरफ से खोल दिया, गोरखपुर में जाता उसको खोल दिया, बरेली में था। आपने किस एयरपोर्ट का निर्माण किया? नोएडा में नया बन रहा है, अयोध्या में नया बन रहा है, आप बताइए ना, आप बताइए ना, नए नए एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं जो आपकी सरकारों के दौरान। सर मेरी बात सुनिए आप पहले। जो एक्सप्रेस हाईवे और जो नेशनल हाईवे जहाँ उमा जी देखिए सर, अब इससे नहीं काम चलेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कर्नाटक ने क्या दिया है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, कर्नाटक ने कम से कम प्रवक्ताओं के लिए क्या दिया है कि सही डाटा जनता के सामने दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ सर, बिल्कुल सही डाटा दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही। साहब इलाहाबाद एयरपोर्ट के सामने उतरिएगा, 2 झोपड़ी है, चाय पीना होगा, आपको जगह नहीं। बिल्कुल सही डाटा दे रहा हूँ। कांग्रेस के शासनकाल में जितने मेडिकल कॉलेज थे आज उससे दुगनी मात्रा में है, जितनी यूनिवर्सिटीज थी आज उससे दुगनी मात्रा में है। उसका भी मैंने कहा तो आपका समय काट के फिर मैं उसको बताऊंगा। आज आप देखिए हमारे जो एयरपोर्ट है, जो हमारे रेलवे स्टेशन है, वो एयरपोर्ट से भी ज्यादा खूबसूरत बन गए हैं। आप देखिए तो बिल्कुल। अरे आपको जाना चाहिए, एक बार आप देख के आइए, एक बार आप देख के आइए। संजीव वर्मा जी देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, उसके बाद वहाँ की जो खूबसूरती वो भी आप देखिए। सुनिए, डेवलपमेंट जो विकास है ये सशक्त प्रक्रिया है जी। इस चीज का 100% क्रेडिट मैं किसी गवर्नमेंट के नहीं दूंगा। कल अगर किसी भी आदमी को आप बनाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो वह प्रदेश का और देश का विकास में सहभागिता निभाएगा। आपकी नीति नहीं है, दिल्ली को आपने कैसे शिक्षा में अव्वल कर दिया? आपके पास नीति ही नहीं है, आपने कैसे आपसे स्वास्थ्य की सुविधा दे दी? बिना नीति के आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो? क्या स्वार्थ है आपका?
ना नियत है, ना आपके पास सोच है, ना आपके पास कुछ है, फिर भी आप क्यों काम कर रहे हो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे? संजीव जी का जवाब दीजिए। श्रीवास्तव जी, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलूंगी। जी। हमारे यहाँ पिछले जब से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है 75 साल, बहुत सारे अच्छे नेता यहाँ पर पैदा हुए हैं जिनके कार्यों का श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंदिरा गांधी जी को बोलूंगी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और लौह महिला, जिसकी तारीफ करने के लिए खुद बीजेपी वाले उस समय मजबूर हो गए थे। और उन्होंने एक जिस तरीके से, ठीक है उनके कार्यकाल में भी गलतियां रही, लेकिन देश का विकास भी हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो 10 साल का उनका भी एक बढ़िया कार्यकाल यहाँ पर था। और इस देश को जो आज आर्थिक, जो हम लोग जिस आर्थिक रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं, उसमें मनमोहन सिंह जी का क्या योगदान है, इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता भी अच्छी तरह से जानते होंगे। आप अपना दिल बड़ा करके जो हमारे नेतागण रहे हैं, उनकी जो अच्छा उन्होंने किया है उसको भी आपको बताना चाहिए। लेकिन उमा जी, मैं तो बता रहा था ना, आपने मेरी बात को बीच में रुका दिया। मैं तो पूरा बता रहा था। आपने कहा आपको ये भी तो बताना चाहिए 1977 में आपातकाल किसने दिया, आपातकाल किसने दिया, 1977 उसको भी उल्लेख करना चाहिए, 1984 के दंगे किसने दिए उसको भी उल्लेख करना चाहिए। और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली थी कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी उन्होंने सिख दंगे को पूरी तरह जस्टिफाई कर दिया। तो आपको ये भी तो बताना चाहिए ना, आपको भोपाल गैस त्रासदी की भी बात होनी चाहिए। कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ? देखिए, तीसरा नंबर आप लोगों ने हाईवे अच्छे किए। मैं खुद इन हाईवे पे गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ जी, नितिन गडकरी जी ने कुछ किया। लेकिन आप लोग जब चुनाव की बात आती है, जब आपके प्रधानमंत्री बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो, तब वो बात करते हैं हाय मुझे गाली दे दी, फलाने ने मुझे गाली दी। क्यों नहीं बताते कि मैंने हाईवे बनाया और मैं ये सब करने वाला हूँ? आपने कभी भी यहाँ से किसी मोदी जी के किसी सुना कि मैंने जो चीज आप गिनाते हो, जो चीज आप गिनाते हो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनको सिर्फ इमोशनल भाषण, मेरे को गालियां दी, मेरे को गालियां दी। क्या है ये नाटक? ये नाटक हुई। जिस रोज मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया तो आपकी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो क्या बोल रहे थे? मर गया मोदी, हाय हाय, मर गया मोदी, हाय। ये शोभनीय भाषा है, ये शोभनीय भाषा है। आप बताइए, वो गाली नहीं दे रहे थे माननीय मोदी जी को? अपने देश के प्रधानमंत्री के ऐसे असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? सभ्यता है, नहीं आती है आप लोगों मनोज, क्या आज लगता है ये मुद्दों पे चुनाव होंगे? जैसे भी अभी कर्नाटक ने तो मोदी को चुनाव दिखाया ना मैडम, कर्नाटक ने तो दिखाया कि वहां जिसने डेवलपमेंट की बात की, जिसने ये बताया कि हमने क्या किया है और कैसे करेंगे, उस पर चुनाव हुआ। तो क्या मनोज ऐसा लगता है कि आने वाला लोकसभा भी उसी के इर्द गिर्द रहेगा या यही चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही चलेगा? देखिए सर, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बीजेपी सरकार की विचारधारा के विपक्ष में है, इनकी जो कार्यनीति है उसके विपक्ष में है। आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कहीं पे विकास की बात करते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, कहीं पे ये विकास की बात नहीं करते। ये वही मंदिर, राम, मुसलमान, हिंदू, बजरंगबली, ये मुद्दे आपने कर्नाटक में भी सुनने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अब समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हमें जीवन यापन करना है, क्योंकि एक आम जनता का जो जीवन यापन होता है वो उनकी नीतियों पे डिपेंड करता है, लेकिन नीति तो कुछ है ही नहीं सर, कार्य चल ही नहीं रहा है। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, ये मेगा इवेंट की बात करते हैं, क्या इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसमें खुद के बल पे लोगों के बीच में जा सके? इन्हें जरूरत पड़ती है मोदी जी की। तभी शायद मैं मैम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा हो गए हैं। तभी आप देख रहे होंगे जितने मेगा इवेंट अभी करने वाले हैं, उन्हें बोलिए जरा जंतर मंतर में चले जाइए, उन्हें बोलिए तो मणिपुर में जब आप एक फोन कॉल करा के यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उसे भी रुकवा दीजिए। आप अभी सुनेंगे नहीं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है सर, तो बिना सोचे समझे समझ में आता है।
पूरा रोड होल्ड अप नहीं करता था और ये सरकार को लोगों ने जब वोट डाले तो और जाने के लिए किरण दिखाई दी, फिर राजा ने कहा चलो आग लगा देते हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देखने को मिला। और मुझे इस बार 2023 में ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब ये सरकार आई प्रचंड बहुमत के साथ आए तो लोगों ने वो कहते हैं ना उजाले की किरण कि हमारे विकास के कुछ मुद्दे होंगे आगे करेंगे, इन पे वोट डाला। लेकिन वो कहते हैं ना राजा आया, राजा ने कहा आओ चलो आगे लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। ये एक ऐसी सरकार है जो एक्ट पहले कर लेके सोचती बाद में। देखिए कोई भी सरकार का काम होता है पहले सोचना समझना जनरेट करना, ये पहले करते हैं बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। आज आप मुझे बता दीजिए जितने भी चाहे आप विधानसभा के इलेक्शंस में जो मुद्दे रखे गए थे, जो इन्होंने अपना पत्र घोषित किया था लोगों के सामने, चाहे 2014 के सामने, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीजें ठीक तरीके से आम जनता के लिए लागू की गई है। कहा देखिए सर सब कुछ ठीक हो जाता है तो देखिए सर ये एक ऐसी कहानी ऐसी एक राजा है दो अनाज के दाने डाल रहा है और जो आम जनता बेचारा उसके पीछे पीछे लगे तो अनाज अरे आपने तो कितने गरीब को गरीबी तो है, कितनी ज्यादा गरीबी हो गई यहाँ पे कार्यकाल में। लेकिन आपको हटाने का काम किया आपने तो गरीबी को हटाने का काम किया। अभी मैं आपके साथ इसे बता अभी मैं चाहता हूं उनको आज हवाई सफर करने वाले हवाई सफर करके हवा की सैर में नहीं हवाई जहाज में घूम रहे हैं वो हवाई सफर में। मनोज जी ने कई प्रश्न उठाए हैं। देखिए आप सत्ता पक्ष हो और सत्ता के शीर्ष पे हो, उम्मीदें बहुत है और उम्मीदें तो केवल आपसे होंगी और आपको अगर विपक्ष के रूप में कोई भी आदमी, विपक्ष क्या आम जनता भी अगर प्रश्न आपसे पूछेगी तो जवाब चाहेगी। और जवाब में अगर ये आपसे पूछ रहे हैं कि महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, जवाब तो देना पड़ेगा सर। अभी मेरे छोटे भाई मनोज ने कहा, आपने कहा गैस की बात आपने करी। आपके समय पे जिस समय आपकी 2004 में सरकार थी, आपने कहा 441 रुपए का सिलेंडर था। मैं स्वीकार करता हूँ 441 का सिलेंडर था, लेकिन उस समय एक साल के अंदर 6 सिलेंडर मिलते थे, जबरदस्त कालाबाजारी हुआ करती थी। वो 441 वाला सिलेंडर 1500 रुपए और 2000 का मिलता था। आदमी को 6 दिन लाइन में लगना पड़ता था। उसके बाद आदमी मजबूर होकर उसी सिलेंडर को ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर हो जाया करता था। या तो अन्य विकल्प ढूंढता था कि मट्टी तेल ढूंढूं या डीजल ढूंढूं। ये तो बात है श्रीमान जी, मैं के कार्यकाल की बात तो नहीं बता रहे जब नया नया गैस आया था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और आपने भी, आप तो खैर पत्रकार हैं तो आपको ब्लैक में नहीं लेना पड़ा होगा, लेकिन मैं आम आदमी की बात बता रहा हूँ। 6 सिलेंडर मिलते थे एक साल के अंदर और आदमी को मजबूर हो जाना पड़ता था कि मेरे को ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। वो 441 का सिलेंडर आदमी को 1500 से 2000 रुपए तक मिला था। ये आलम था। आपकी सरकारों में जबरदस्त यूरिया की कालाबाजारी हुआ करती थी। आज यूरिया में 50% सब्सिडी मिल रही है। आपने कहा हमारा माइक्रो मैनेजमेंट, आपने कहा हमारा माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, हमारा तो माइक्रो मैनेजमेंट है। संजय कोई काम आप 24 घंटे आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ तो मेरे जवाब भी ले लीजिए प्लीज। आपने कहा माइक्रो मैनेजमेंट की बात करी, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। आज हम 15 प्रमुख तक आ गए हैं और 15 प्रमुख में हमने हिमाचल में पार्टी अपने प्रदेश की टीम पर नहीं बना रहा है। अगर आपके देखिए ना, आज हमारी एक बहुत बड़ी बैठक थी जिसमें 30 मई से लेकर 30 जून तक हमारा महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है, जो प्रत्येक विधानसभाओं में, प्रत्येक लोकसभा में हमारे जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितने प्रदेश के और जिलों के पदाधिकारी हैं, और सीएम से लेकर सरपंच तक हर व्यक्ति मतदाताओं के पास जाकर अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की पहुंचाने का आप लोग काम करिए
उमा जी 24 का चुनाव है और 24 का चुनाव नो डाउट भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। ये कहने की बात नहीं है, बहस का भी मुद्दा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हकीकत में 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और जिस तरह से वो चुनाव में जाती है, नीचे के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री की अध्यक्ष, गृह मंत्री सब लग जाते हैं, उससे ये करने में कोई गुरेज नहीं कि जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती है, आज भी कोई पार्टी नहीं उतरती। और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष जो सोच के चल रहा है कि हम एक साथ इनके सामने जाएंगे, उसमें कितना दम लगता है आपको? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हमारे हिंदुस्तानी समाज को एक नायक की जरूरत होती है और इस समय वो नायक देखिए पहले इंदिरा जी के रूप में था, जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में थे, फिर मनमोहन सिंह जी का भी 10 साल का शासन रहा और इस समय मोदी जी का भी 10 साल का शासन हो चुका है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। तो एक इस नायक को, विपक्ष को अपने आपसी मतभेद खत्म करके अपने बीच में से ही पैदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विपक्ष में अच्छे लीडर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों को अपने आपसी मतभेदों को दूर करते हुए किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपको मतलब ये रखना पड़ेगा कि हाँ हम इसको नायक मानते हैं। लेकिन हमारी अगर नायक की बात होती है, आप भी समझ सकते हैं, जिस नायक का पूरे देश में वर्चस्व होगा, जिसका पूरे देश में वोट बैंक होगा, जिसका लगभग हर प्रदेश में कार्यकर्ता होंगे, अगर ऐसी स्थिति में जाएंगे तो कांग्रेस ही बचती है, तो दूसरा नायक तो दिखता ही नहीं। अगर आप पूरे देश के पटल पे देखेंगे, राष्ट्रीय पटल पे जब आप जाएंगे, ठीक है मैं मानता हूँ बंगाल ममता बनर्जी, महाराष्ट्र अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, दिल्ली पंजाब आप हो गए, जब आप बड़े अस्पताल में राष्ट्रीय पटल पे जाते हैं तब तो कांग्रेस का ही नेतृत्व दिखता है मैडम। देखिए, अगर कांग्रेस भी पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर, पूरे विपक्ष को एक साथ अपने अम्ब्रेला के नीचे लाके और जो आपसी मतभेद कांग्रेस के या दूसरे नेताओं के हैं उनको दूर करके अगर कांग्रेस भी किसी व्यक्ति को आगे करती है तो मुझे लगता है कि आज देश हित में सभी पार्टियों को उनकी बात मान लेनी चाहिए। संजय जी, उमा जी की बात पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपके केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं किसी भी न तो कांग्रेस से और ऐसे किसी भी दल के साथ नहीं जाऊंगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। और वो सबसे पहले अभी विगत दिनों लालू प्रसाद यादव जी और उनके बेटे के साथ उन्होंने वो जो जुगलबंदी दिखाई, जो कांग्रेस के साथ जाने का उन्होंने बात करी, जो शिबू सोरेन के बेटे और एनसीपी के अपना मतलब जितने भी संजीव वर्मा जी, आप ये कह रहे हो भ्रष्टाचारी के साथ जा रहे हैं, आपने तो उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया। आप कश्मीर में किसकी सरकार थी? पीडीपी के साथ। अरे आप बताइए, आप बताइए ना, आपने आपने विरोध किया था, उसी के साथ आप हाथ मिला रहे, उसी के साथ आप हाथ मिला रहे, क्या आइडियोलॉजी है आपकी? आइडियोलॉजी क्या है आप बताइए तो। बिरयानी खाने को बोलिए तो सही। और सबसे बड़ी बात आजकल अगर पढ़ी नहीं है, आप चले जाइए, शादी का कार्ड बहुत छपा हुआ है, आप ही नेताओं का है, जो हिंदू मुस्लिम करके आप समाज में वैमनस्य फैलाते हैं। हिम्मत है तो जाकर उस शादी को रोकिए। क्या ये कहिए कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, किसी बड़े नेता का जवाब नहीं आया, उनको बच्चे के पिताजी अकेले जूझ रहे हैं समाज के साथ। अगर आप लोग सही में अगर कहते ना कि नफरत कहीं नहीं है तो जाकर आज उस परिवार के साथ खड़े होइए जितनी हिम्मत कर रहे हैं कि शादी का कार्ड छुपा कर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया समाज को। लेकिन उमा जी, विचारधारा के हिसाब से तो देखा जाए तो ये तो विपरीत विचारधारा हो रही है। हम लव जिहाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब इन्हीं की बेटियों की शादी के कार्ड छपते हैं तो सबके मुंह में दही जम जाती है। या तो बोलिए कि हमने जो असर गलत है वो बिल्कुल गलत है और जो इस समय वहाँ के नेता कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, समाज को नहीं दिखा दे रहे हैं। कोई लव जिहाद में दुनिया में प्रेम नाम की भी कोई चीज होती है। समर्थन करती हैं आप पहले जवाब दीजिए। आप समर्थन करती हैं, आप समर्थन करती हैं। आपकी पार्टी और आपके नेता जिस समय दिल्ली के दंगे हुए उस समय आप लोग पूरे के पूरे की राजनीति के चलते, पूरे की राजनीति के चलते आप
आप दंगाइयों के साथ जाकर खड़े हो गए, पूरे दंगाइयों के साथ आप लोग जाकर खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी जब केरल से की बात आती है, जब केरल से की बात आती है, तो केरल से की बात आती है, राम मंदिर हुआ था, इसके अलावा टॉपिक ही नहीं है ये बात। भैया एक बात सुनो, आप एक आज प्रधानमंत्री जी जब इस तरह के टॉपिक के आप सुने तो आप बताइए संजय जी अभी इन्होंने कहा, संजय जी अभी मेरे छोटे भाई मनोज जी ने कहा कि इनके बाद धर्म 2022 का जो चुनाव था, हम तो विकास की बात कर रहे थे, हम तो डिजिटल की बात कर रहे थे, राम के अस्तित्व पर सवाल हिंदू उठाया था, आपने उठाया था, राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया था। सर इतिहास दोहराएगा, मैंने पढ़ा था और आपने तो देखा होगा जब इंदिरा गांधी जी को जेल में डाला गया था वो किस तरीके से उभर के निकली थी, और ये इतिहास फिर से दोहराएगा राहुल गांधी जी के किस तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मनोज समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जी इतिहास दोहराएंगे। राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक पनिशमेंट के तहत कि उन्होंने जो काम किया था उसके तहत एक पनिशमेंट दिलवा दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस आज भी अपना सर्वोपरि नेता मानती है, विपक्ष एक साथ उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में देखिए प्रैक्टिकल बात है, कहीं भी किसी जगह से और किसी भी व्यक्ति को मान जाइए तो हर आदमी कहता है बिना कांग्रेस को ये विपक्ष भाजपा से नहीं जीत सकता, लेकिन कांग्रेस को विपक्ष मानने को तैयार है, राहुल गांधी को तो मानने को तैयार नहीं है ना साहब। देखिए सर, पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि सारे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो एक समय आएगा जब विपक्ष बचेगा ही नहीं। और आप हाल देख लीजिए, कोई चाइना वाला हाल हमारा हो जाएगा और वही श्रीलंका जैसे हाल भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए विपक्ष का साथ में होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस 2024 के इलेक्शंस की भी हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं फिर धर्म के नाम की चीजें चलेंगी, तो इस तरीके से विपक्ष को साथ में होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी की बात यहाँ पे अजीब सा देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से लोग जन उनके पास आया, उन्होंने अपनी समस्या बताई। अगर आप आज आपने बदलाव देखा होगा कि अगर आप भारत जोड़ो यात्रा से पहले के राहुल गांधी जी देखेंगे और भारत जोड़ो के बाद के राहुल गांधी जी देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो समझते हैं इस भारत को, इस भारत से जुड़े हैं, चाहे उनके नाना की बात कर लीजिए, चाहे दादी की बात कर लीजिए, चाहे पिताजी की बात कर लीजिए, सारे के सारे चाहे आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, कहीं ना कहीं भारत के लिए काम किया और करेंगे। यही एक मुद्दा है जो हम आगे लेके जाएंगे। और देखिए सर, मैं मान गया मनोज आपकी बात, राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत को आप लोग क्रेडिट दे रहे हो कर्नाटक का, लेकिन जो प्रदेशों में बिखरा हुआ है, प्रदेशों में गुटबाजी है, उसको कैसे आप सुधार लोगे? कैसे आप मान लीजिए 5 लोकसभा में उत्तराखंड को जाना है, उत्तराखंड से 5 सीटें हैं, तो जो आपका संगठन है उस संगठन को तो काम करना होगा साहब, क्योंकि यहाँ विपक्षी रूप में अगर आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को देखा जाए तो सपा बसपा इस सब में दम नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होनी चाहेगी तो आपका भी तो संगठन देखेगी। सर आप मुझे पहले एक चीज बताइए, जहाँ थोड़ी लड़ाई होती है, छोटे मोटे खट्टे मजाक होते हैं, वहीं पे प्यार बना रहता है। मेरा भी एक फैमिली में जब 5 लोग होते हैं तो आपकी हर किसी के साथ नहीं बनती, क्योंकि हर कोई सजेशन देता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अगर छोटा नेता भी तो उसके सजेशन को भी लिया जाता है, पार्टी भर में उतारा जाता है और सुना जाता है अगर वो अच्छी चीज करेगा। इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तभी तो कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आप देखते जाइएगा, जैसे आगे चलते रहेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं सारी चीजें एकजुट होती जाएगी। क्योंकि मैंने बोला ना, हमें एकजुट होके ही इस इलेक्शन या जो आने वाले इलेक्शन से उनको लड़ना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे प्रॉब्लम है। उमा जी, हम राष्ट्रीय पटल पे तो बात कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए, और ये भी बात कर रहे हैं कि जिस प्रदेश में जिसका वर्चस्व है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। उत्तराखंड को कैसे देखा जाए? देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अभी उस मजबूती में नहीं है जितनी मजबूती में हम लोग पंजाब में या दिल्ली में या गुजरात में हमको बहुत बेहतरीन स्थिति में है।
तो अगर इस तरह की कोई बात आती है कि कहाँ पर संगठन मजबूत है और कहाँ पर कोई दूसरी पार्टी मजबूत है, तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। मतलब ये माना जाए कि अगर कांग्रेस को सपा बसपा आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां मिल के सपोर्ट करेगी तो 5 सीटों पे आप टक्कर दे सकते हो, क्योंकि उस 5 सीटों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। ये तभी टक्कर किया जा सकता है। आपने क्वेश्चन पूछे बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि ये तो जो केजरीवाल जी है, तो बड़े हमारे जो नेता हैं, उनकी उस लेवल का प्रश्न है कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय कि हम इस गठबंधन में या जो ये चीजें चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, उस पर वो क्या। चलिए, एक माहौल के हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड का माहौल 5 लोकसभा का है, उस लोकसभा में क्या अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भाजपा को हराने में कामयाब होगा? देखिए, ये प्रश्न किया जा सकता है। हर चुनाव हारने के बाद इनके प्रवक्ताओं के लिए बहुत ही खूबसूरत लाइन होती है, इनको तो कॉन्फिडेंस है ना, वो देख के भी मतलब विपक्षियों को सीख लेनी चाहिए। हार जाते हैं, हारने के बाद कहते हैं हमारा वोट परसेंटेज तो गिरा ही नहीं, हमारा वोट परसेंटेज और 24% बढ़ गया। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, मतलब इतनी बेशर्मी के साथ हम अपनी हार को कैसे स्वीकार करते हैं, जबकि 4 दिन पहले तक आप इतना कुछ अनाप शनाप मीडिया में और जनता के सामने बोल रहे होते हैं। तो ये कहना कि हमारा वोट परसेंटेज नहीं गिरा, इसी में कहीं ना कहीं इनकी हार का जवाब भी छुपा। चलिए, अंतिम प्रश्न संजीव जी से ही ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए, और कर्नाटक में आपने बहुत ताकत लगाई, और उस ताकत लगाने के बाद हर आदमी ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी अगर हारेगी भी तो पुरानी स्थिति से ज्यादा नीचे नहीं आएगी, लेकिन एकदम नीचे आप आए हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए, कहां तक जाते हैं? क्योंकि सामने ही लोकसभा चुनाव है और हर जगह अब कर्नाटक को कोट किया जाएगा साहब। देखिए, चुनाव जब होता है, विधानसभा की अलग स्थिति परिस्थितियां होती है, लोकसभा की अलग स्थिति परिस्थितियां अलग अलग, और कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ अभी वहाँ के कुछ टेक्निकल इस तरह की दिक्कतें हो सकता है रही होगी, या कहीं पर हमारी किसी चीज में चूक रही होगी। किंतु यदि आप 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 2024 के चुनाव में हम वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और यदि आप विगत का भी देखते हैं, 2019 का भी, तो 2019 में भी आप यदि देखते हैं तो उस समय एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, चलिए हमारे को सीटें ज्यादा मिली। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मनोज जी, और धन्यवाद उमा सिसोदिया जी। संजीव वर्मा जी का कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को जीत का सबसे बड़ा श्रेय मैं उनके कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस को देता हूं। आज भी इतनी बड़ी हार के बाद भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही सामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज नहीं है, बड़ी बात है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रश्न इसका नहीं है कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी हार गई, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, और जो काम 24 घंटे किया जाए और उसमें सफलता न मिले तो वो प्रश्न चर्चा का भी विषय बनता है, विचारणी भी होता है, मंथन और चिंतन का भी होता है। बात कांग्रेस की अगर हम करें, कांग्रेस आज भी नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है, नेता इतने मजबूत नहीं है, इसके बाद राज्यों में वापसी कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये भी है कि आम आदमी पार्टी संघर्ष के दौर में थी और आज है, उसके बाद भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। तो हमारी समझ से इस बार का 24 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष अगर एक साथ लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज से ही उस मजबूती को वापस लानी होगी जो 19 में दिखी थी। धन्यवाद देते रहिए अपनी